गुड मॉर्निंग क्लास से। आज हम चैप्टर 7 को का रेटिंग वर्क करेंगे। मैंने कल आपको इसके हार्ड वर्ड्स कराए थे और कीवर्ड्स कराए थे। आज हम इसके वेरी शॉर्ट और गिव रीजन करेंगे। ओके, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की आप हेडिंग डाल दीजिए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। वर्क बेटा आप एकदम से नीट एंड क्लीन करिएगा। ओके, कोई भी वर्क एकदम से गंदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कि गंदा संदा वर्क आपने करके रख दिया। बहुत नीट एंड क्लीन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द prairie grassland. Name the important rivers of prairie grassland. बताइए, चैप्टर में पढ़ाया है ना, सोचिए, थिंक। Mississippi and Missouri. Missouri. Missouri are the two important of are the two important rivers of the Grassland. Prairie grassland. इसका आंसर इससे भी हो सकता है, मिसिसिपी एंड मिसौरी आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द prairie grassland. Mississippi and Missouri are the two important rivers of the prairie grassland. ऐसे दो नदियों के नाम बताओ जो बहुत ज्यादा प्रमुख हैं prairie grassland में। तो वो कौन कौन सी हैं बेटा? मिसिसिपी एंड मिसौरी। ओके, इसकी स्पेलिंग बहुत इजी है और आप लर्न करेंगे बोल बोल करके। MISSI मिसिसिपी। इधर नाम अच्छा लग रहा है ना बोलने में, मिसिसिपी। मिसौरी MISOURI मिसौरी। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए इसका फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसके दो फिर हम सेकंड करेंगे। अगर बुक में भी आप इसका टिक लगा सकते हैं। पेज नंबर 7 पर है ये, सॉरी पेज नंबर 51 पर वेजिटेशन, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 51, हेडिंग नेम इज वेजिटेशन में ब्लू कलर से दे रखा है मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर। ठीक है, और आप लिख भी सकते हैं।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 नेम ही लिखने हैं और बाकी आपका सारा आंसर क्वेश्चन में सही है। सेकंड क्वेश्चन डालेंगे बच्चे। Which term is used for large कैटल फार्म? हमें सब पता है, आप जब भी लिखें कोई भी चीज राइट करें तो उसे बोल करके लिखें, इससे हमें जल्दी याद होता है, जल्दी लर्न हो जाता है। सॉरी, is used for the large cattle farm. Which term is used for the large cattle farm? It is double. Okay. चैप्टर में आपने पढ़ा है ना, टेरिस ग्रास लैंड में लार्ज कैटल फार्म को क्या कहते हैं, बोलिए, सोचिएगा। ranches. Term is used for the large cattle farm. Large cattle farm. कौन सा शब्द यूज किया जाता है कैटल फार्म के लिए प्रेरीज ग्रासलैंड में? रेंचेस टर्म यूज किया जाता है। ओके, रेंचेस। इसमें भी आपको विच हटा के रेंचेस लिखना। RANCHES, रेंचेस। ओके, let's do next one. Okay, where is the prairies located? We will start from right here. The prairies are located एक ये आर एक मिनट लोकेटेड के बाद आएगा। द prairies located are, prairies located are in the interior of North America. नॉर्थ अमेरिका कैपिटल में ही लिखेंगे आप, नॉर्थ अमेरिका
in the northern hemisphere. इसे नॉर्दर्न नहीं कहते हैं, नर्दर्न कहते हैं. ओके, नर्दर्न हेमिस्फीयर. ये जो मैंने कैपिटल में लिखे उसे कैपिटल में लिखिएगा. ओके, प्रेरिस कहाँ लोकेटेड है? प्रेरिस इंटीरियर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. इंटीरियर का मतलब होता है सेंटर में. जब कोई कंट्री बिल्कुल यहाँ सेंटर में लोकेटेड होती है उसे हम इंटीरियर मतलब अंदर जा करके इंटीरियर कहते हैं. तो जो पेरिस है वो नॉर्थ अमेरिका के सेंटर में है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और नॉर्थ अमेरिका कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप नोट कर लीजिए. इसका आंसर पेज नंबर 51 पे दे रखा है. लोकेशन में फर्स्ट लाइन, द पेरिस लोकेटेड आर इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. यू कैन टिक ऑल्सो इफ यू वांट. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, एंड द लास्ट वन. नेम द important or main crops of the prairies grassland. Question number 4. Name the main crops of the prairies region. Okay. The main crops produced in the prairies region are maize, MAIZE, wheat, barley, rye, oats, and nutritious grass. इसे आप नोट कर सकते हैं. नेम द मेन क्रॉप्स ऑफ द प्रेरिस रीजन. मतलब उन फसल के नाम बताइए जो बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं, जो मेन है, सबसे ज़्यादा उगती हैं प्रेरिस रीजन में. तो वो मेजे है, वीट है, बार्ले है, राई है, ओट्स है, एंड न्यूट्रिशियस ग्रासेस. ग्रासेस इसलिए दे रखा है इसमें क्योंकि जो यहाँ के कैटल फार्म्स है उनको यूज करते हैं, और ग्रासेस बहुत ज़्यादा उगती भी हैं यहाँ पे. क्रॉप्स में नहीं आती लेकिन उगती बहुत ज़्यादा है, ग्रो तो होती है. अब हम इसके बाद करेंगे गिव रीजन. क्वेश्चन नंबर आपका वेरी शॉर्ट है.
पेज नंबर 54 पे जो मैंने अभी कराए हैं आपको। फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, गिव रीजन। आप अपनी बुक में देखिएगा, गिव रीजन दे रखे हैं, उनको अब हम करेंगे। ओके, गिव रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, पहले हेडिंग लिखिए गिव रीजन। गिव रीजन का मतलब होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है क्वेश्चन में दे रखा है आपके यहाँ, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे हम। पीपल माइग्रेटेड, माइग्रेटेड का मतलब मैंने बताया था आपको, माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप clear the grasses of Paris region। जो लोग यूरोप से पेरिस एरिया में आए थे, ठीक है, उन्होंने वहां की घास को साफ क्यों कर दिया, इसका कारण बताइए। इसका आंसर लिखेंगे हम। आपके क्वेश्चन में से फर्स्ट आप पूरा इसे पीपल से लेकर के रीजन तक नोट कर लीजिए अपने आंसर में। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप cleared the grassland grasses of Paris region people migrated from Europe cleared the grasses of Paris region due to to cultivate the land। Okay, to cultivate the land। तो घास साफ कर दी थी उन्होंने, ये जो मतलब ये मैंने आपको मीनिंग बताया था कि जो यूरोप से लोग आए थे उन्होंने पेरिस रीजन की घास क्यों साफ कर दी थी। तो इसका आंसर ये है कि जो लोग आए थे यूरोप से उन्होंने पेरिस रीजन की ग्रासेस को इसलिए क्लियर कर दिया था क्योंकि वो कल्टीवेट करना चाहते थे। टू कल्टीवेट द लैंड मतलब फसल उगाना चाहते थे। और जब हम फसल उगाते हैं, कहीं पे भी ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, तो क्या होता है, सबसे पहले हमें वो लैंड साफ करना पड़ता है। वो लैंड पूरा तरीके से बेटा क्लियर साफ करना पड़ता है, तभी वहाँ पे हम फसल या किस मतलब क्रॉप्स को ग्रो कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये रीजन था कि इसका कारण बताइए, तो कारण ये है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसका सेकंड रीजन करते हैं।
सेकेंड है डिवीजन बेटा, a local wind chinook affects the prairie grassland, affect the prairie grassland. इसका मीनिंग है जो वहाँ पे एक लोकल विंड ब्लो करती है, जैसे हमारी लू होती है, मतलब इस तरह की विंड को लोकल नेम दे देते हैं, ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका में एक लोकल विंड है जो पैरिस में ब्लो करती है। वो क्यों करती है, इसका कारण बताइए। उन ग्रासलैंड में कैसे क्यों ब्लो करती है, इसका कारण। हेलो, इसमें आप क्वेश्चन से नोट मत करिए। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ due to the absence of the north south barrier, due to, यहाँ आप दाव लिख लीजिएगा, एरो लगा के, due to the absence of the north south barrier, a local wind chinook blows in the prairie grassland, ये अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। पैरिस रीजन लिख लीजिए, पैरिस ग्रासलैंड कुछ लिख लीजिए, पैरिस रीजन लिख लीजिए। अच्छा, ग्रासलैंड लिखो, सॉरी, पैरिस ग्रासलैंड। ड्यू टू द एक्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर, एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका कंट्री है। अब जो प्रेरीज है वो कहाँ लोकेटेड है, सेंट्रल में, तो ना तो इनके नॉर्थ में कोई बैरियर है। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, जब कोई चीज रुकावट बनती है, जैसे कि ये जो डस्टर है वो अभी इसको बोर्ड को क्यों टच नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा हैंड जो है बैरियर है, रुकावट बन रहा है इसके, ठीक है, मिडिल में इसको टच नहीं करने दे रहा। मतलब ये डस्टर मेरे हैंड से टच हो रहा लेकिन बोर्ड से टच नहीं हो रहा, क्योंकि ये मेरा जो हैंड है वो किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, बैरियर का, सॉरी बैरियर का मतलब रुकावट का। तो जो नॉर्थ अमेरिका है इसके ना नॉर्थ में कोई बैरियर है ना साउथ में बैरियर है, तो जो लोकल विंड है वो इजीली ब्लो कर जाती है, मतलब बहती हैं सेंट्रल में इसके नॉर्थ अमेरिका से। ओके, ये इसका कारण है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप नोट कर लीजिए। कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बेटा, ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर टाइम रहा, टाइम अगर बचा तो हम प्लस भी करेंगे साथ में, बट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो डेफिनेटली हम कवर करेंगे। अब आप इसे लिख लीजिए और प्लीज ट्राई टू लर्न डे टू डे वॉट एवर यू आर राइटिंग। जो भी आप रिटन वर्क कर रहे हैं उससे डे टू डे लर्न करते रहिएगा, ताकि ये पूरा इकट्ठा न हो आपके ऊपर, ओके। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं, मैम कि किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे बता सकते हैं, ओके। ओके क्लास, फिफ्थ
आज के लिए इतना ही। कल हम इसे रिटन वर्कबुक से कंटिन्यू करेंगे।